दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। सबकी निगाहें इस बात पर ही टिकी हुई है कि क्या टीडीपी और जेडीयू वाकई में इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाता और एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना लेता है। और अगर ऐसा कर लेता है, दोनों ही दल ऐसा कर लेते हैं, तो क्या शर्तें रहेंगी और उन शर्तों के साथ मोदी जी अपनी सरकार 5 साल सफलता से कैसे चला पाएंगे, जबकि वो जानते हैं कि उनकी पार्टी के पास बहुमत नहीं है। और अगर टीडीपी और जेडीयू ने आंख दिखाई तो उनकी सरकार कभी भी गिर सकती है। अगले 5 साल मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बन भी गए तो उनके लिए बहुत आसान डगर नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, इस बीच एक तरफ किसी का ध्यान नहीं गया कि आरएसएस क्या सोच रहा होगा, आरएसएस के अंदर क्या कुछ चल रहा होगा। पिछले 10 साल जिस तरह की सरकार मोदी जी ने चलाई और उसमें आरएसएस की जो भूमिका रही, उसके बाद अब के नतीजों के बाद आरएसएस का क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, बहुत सी बातें हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर कल मेरे सामने आई और उस तस्वीर को देखकर मन में बहुत से सवाल आए। दोस्तों, ये वीडियो है नितिन गडकरी की, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो कि आरएसएस के बेहद खास माने जाते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खासम खास लोगों में से हैं नितिन गडकरी। बहुत बातें हुई दोस्तों उनको लेकर, चर्चाएं तो यहाँ तक उड़ी कि नितिन गडकरी को हराने के लिए खूब पैसा भी खर्च किया गया और ये तक संजय राउत ने आरोप लगा दिए कि फडणवीस नितिन गडकरी को हराना चाहते हैं और किसी भी हाल में मोदी, अमित शाह और फडणवीस चाहते हैं कि नितिन गडकरी सांसद ना बने, हार जाएं अपना नागपुर का चुनाव। लेकिन वो हारे नहीं, वो जीत गए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग तस्वीर देखिए, कल नितिन गडकरी जानते हैं कहाँ थे? कल शाम को अपने परिवार के साथ। आप कहेंगे कुमकुम क्या बड़ी बात है, हर आदमी को अपने परिवार के साथ रहने का अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। लेकिन तब जब दिल्ली में इतना बड़ा जश्न हो रहा है, मोदी जी पर फूल बरसाए जा रहे थे, जीत का जश्न बीजेपी मना रही थी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मोदी जी के सारे मंत्री, बड़े बड़े छोटे छोटे कार्यकर्ता, हर कोई यहाँ पर बीजेपी दफ्तर में मौजूद था। लेकिन नितिन गडकरी नहीं थे। नितिन गडकरी कहाँ थे? अपने परिवार के साथ नागपुर में। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि नितिन गडकरी इस जश्न में शरीक क्यों नहीं हुए, और अगर नहीं हुए तो कोई खास मैसेज दिया गया है क्या आरएसएस की तरफ से? यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, ये चर्चाएं सोशल मीडिया में भी लोग करते हैं और वरिष्ठ पत्रकार अभय कुमार दुबे ने भी ये बात अपने कई डिस्कशंस में, कई जानकारियों में बताई कि जो आरएसएस है उसके चुनाव से पहले मोदी जी और अमित शाह जी के साथ बैठक हुई, संघ प्रमुख मोहन भागवत की दोनों के साथ बैठक हुई और संघ प्रमुख जानना चाहते थे कि क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है बीजेपी का। तो अमित शाह ने ये आश्वासन दिया संघ प्रमुख मोहन भागवत को कि 320 के आसपास सीटें आ रही हैं। ये मैं नहीं कह रही, अभय कुमार दुबे ने कही थी बात, और वो बहुत ही क्रेडिबल चेहरा है पत्रकारों में और आरएसएस को बहुत गहनता से, बहुत गहराई से समझते हैं वो, इसीलिए उनकी बात को हम सीरियसली ले सकते हैं। उन्होंने ये बात बोली तो अमित शाह ने आरएसएस को भरोसा दिया था कि 320 के आसपास सीटें बीजेपी अपने दम पर जीत रही है। इसी नारे के साथ बीजेपी ने चुनाव अभियान भी बढ़ाया कि 300 पार तो बीजेपी हो जाएगी और 400 पार एनडीए हो जाएगा। हुआ क्या? बीजेपी अपने दम पर अगर सरकार बनाने जाए तो वो सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, अल्पमत में है बीजेपी, इसीलिए उसके पास अब एनडीए के तौर पर सरकार बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जिस आरएसएस को चुनाव से पहले कह दिया गया था कि हम तो 300 प्लस सीटें ला रहे हैं, जिस आरएसएस के लिए बीच चुनाव में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम सक्षम हैं। वाजपेयी का जमाना अलग था, तब हम सक्षम नहीं थे, अब हम सक्षम हैं। आज उस आरएसएस की क्या भूमिका रहेगी और उस भूमिका में पीएम मोदी का मतलब किस तरह का रोल रहने वाला है? दोस्तों, सवाल ये कि आरएसएस क्या वाकई में अब चाहेगा कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने? इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आरएसएस चाहेगा कि एनडीए की सरकार बने, बीजेपी सत्ता में आए। आरएसएस क्यों नहीं चाहेगा बीजेपी सरकार में आए? लेकिन दोस्तों, जिस तरह की शैली मोदी जी की पिछले 10 सालों में रही है, उस शैली को देखकर 2019 की जीत तो आरएसएस ने उस वक्त कुछ नहीं बोला, क्योंकि 2019 में जो बड़ा मैंडेट अपने दम पर मोदी जी लाए थे तो उस वक्त आरएसएस चुप हो गया। लेकिन अब आरएसएस अगर बोलता है, अब आरएसएस अगर वीटो चला देता है और ऐसा कोई फैसला ले लेता है कि ठीक है सरकार तो एनडीए की बनेगी लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तो फिर क्या होगा? क्या स्थिति होगी ऐसी? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बड़े नेता नहीं है बीजेपी के अंदर। लगातार चुनाव के दौरान ही ये खबरें तैरनी शुरू हो गई थी कि बीजेपी के अंदर एक नया पावर सेंटर जनरेट हो रहा है,
नितिन गडकरी के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है, जो बीजेपी के अंदर तमाम तरह की पॉलिटिक्स जिसके इर्द गिर्द हो रही है। तो अगर आरएसएस एक दौर पे मोदी जी के ऊपर हाथ रख सकता है और मोदी जी पीएम कैंडिडेट बन सकते हैं बीजेपी के और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो आरएसएस नितिन गडकरी के ऊपर हाथ क्यों नहीं रख सकता? दूसरा, नितिन गडकरी एक ऐसा चेहरा है दोस्तों जो सहयोगी हैं, टीडीपी और नीतीश कुमार दोनों के लिए बहुत फेवरेबल है। दोस्तों पिछले 10 सालों में खुला खेल फर्रुखाबादी चला है। बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह की बयानबाजी मुस्लिमों के खिलाफ की है, जिस तरह की बयानबाजी मोदी जी के मंत्री आए दिन मुस्लिमों के खिलाफ करते रहे, मोदी जी ने खुद इस चुनाव में मुस्लिम विरोधी जिस तरह के बयान दिए, अब अगर वो चंद्रबाबू नायडू के साथ सरकार चलाते हैं तो उनके लिए वो करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का एक बहुत बड़ा जनाधार आंध्र प्रदेश में मुसलमान वोटर है। मुसलमानों के वोट से आज जो उनकी एक बार फिर से सियासत फलक पर पहुंची है, वो मुसलमानों का वोट उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अख्तियार करता है। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के लिए भी नितिन गडकरी जैसा कोई चेहरा या कोई नया चेहरा भी आ सकता है। आरएसएस के पास चेहरों की कमी नहीं है। अगर ऐसा कोई नया चेहरा, कोई डार्क हॉर्स आ जाता है जो मोदी के कट्टर हिंदुत्व की छवि से अलग एक समावेशी छवि लिए हुए है, जिसमें वाकई में सबका साथ और सबके विकास की बात होती है, खाली बोलने के सबका साथ की बात नहीं होती है, तो फिर मोदी जी क्या करेंगे? दोस्तों ऐसा कतई मत समझिएगा कि आरएसएस सक्रिय नहीं होगा। आरएसएस की सक्रियता हमेशा पर्दे के पीछे होती है, वो कभी भी सामने ऐसे एक्टिव तौर पर काम करता भी नहीं है। और इस चुनाव में हमने एक और चीज़ देखी थी। एक अजीब चीज़ तो हुई कि बीच चुनाव में जेपी नड्डा ने ये बात बोल दी कि हम सक्षम है, आरएसएस की हमें ज़रूरत नहीं है। अब ये कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि जेपी नड्डा ने थोड़ी बोली, उनसे तो बुलवाई गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा के पास कितनी ताकत है ये तो आप जानते ही हैं। तो जेपी नड्डा से किसने बुलवाई होगी? जाहिर तौर पर जिसने बुलवाई होगी वो चाहता होगा कि आरएसएस को ये मैसेज चला जाए कि हम अब सक्षम हैं, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। और वो जो ये बुलवाना चाहता है वो इस बात को लेकर भी कॉन्फिडेंट होगा कि हमारी तो 300 प्लस आ रही है। यही कॉन्फिडेंस था ना मोदी जी को कि उनको 400 प्लस 300 प्लस बड़े आराम से मिल जाएगा। इसीलिए मोदी जी हर किसी के लिए जब वोट मांगते थे तो वो यही बोलते थे कि इसको नहीं, इसको वोट करके आप मुझको वोट दे रहे हो, मुझको पीएम बना रहे हो। लोगों ने तो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनाई, बीजेपी को फ्रैक्चर्ड मैंडेट मिला, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला अपने दम पर। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ऐसी स्थिति में आरएसएस की क्या भूमिका रहेगी? क्या आरएसएस बीच चुनाव में जिस तरह से उन पर बयानबाजी की गई कि अब बीजेपी सक्षम है, अब उनकी ज़रूरत नहीं है, क्या आरएसएस बीजेपी को बताएगा कि बीजेपी को उनकी कितने बड़े स्तर पर ज़रूरत है? क्योंकि इस चुनाव में बहुत सी खबरें आई, तो ये खबर भी आई कि आरएसएस इस चुनाव में भूमिका उस तरह की नहीं अपना रहा था जिस तरह से बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए 2014 में आरएसएस ने प्रयास किया, लिटरली प्रयास किया। उसके अलावा भी कई चुनाव में आरएसएस के जो प्रचारक होते हैं वो बहुत अलग तरह से प्रचार करते हैं। उनके प्रचारक आपको हाथ में बीजेपी का झंडा लिए नहीं दिखेंगे। वो ऐसे प्रचारक होते हैं कि आपके बीच में बैठे होंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि आरएसएस के प्रचारक हैं, लेकिन वो बौद्धिक तौर पर और एक तरह से वैचारिक तौर पर प्रचार करते हैं और वो बहुत गहरा प्रभाव छोड़ते हैं समाज में। इस तरह का प्रचार, इस तरह की मदद बीजेपी को आरएसएस से नहीं मिली। क्यों? क्योंकि बीजेपी खुद ही कह रही थी कि वो सक्षम है। तो अब जब ऐसी स्थितियां चुनाव के बाद पनपी हैं कि मोदी जी के पास अब सहयोगियों के चेहरे देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि आरएसएस क्या अपना वीटो चला सकता है? और अगर आरएसएस अपना वीटो चलाएगा तो मोदी जी के पास क्या केवल 2 ही विकल्प होंगे? या तो वो आरएसएस के आगे वैसे ही नतमस्तक हूँ जैसे वो 2014 के बाद कुछ साल तक रहे, आरएसएस की वैसे ही चले इस सरकार में जैसे वाजपेयी की सरकार के दौरान चलती थी। 2, मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर उनको हटा दिया जाए। और ये काम आरएसएस कर सकता है। आरएसएस के लिए मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना ना बनना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आरएसएस बहुत लंबे उद्देश्य के लिए चलता है। आरएसएस का जो वैचारिक बौद्धिक स्तर है वो 20 साल 25 साल की राजनीति या 25 साल के टारगेट पे चलता है। दोस्तों आरएसएस की विचारधारा कभी भी एक व्यक्ति पूजा वाली नहीं रही, कभी भी नहीं रही। ये बात सही है कि मोदी जी ने पूरी कोशिश की और काफ़ी हद तक वो सफल भी रहे अपने इस अभियान में, लेकिन अब चुनाव के नतीजे ये बताते हैं कि जनता ने उसको नकार दिया है। तो जब जनता ने नकार दिया है तो आरएसएस अब मोदी जी के आगे इन 2 विकल्पों के अलावा कोई विकल्प छोड़ता है? दोस्तों आपको क्या लगता है आरएसएस की भूमिका अब किस तरह की रहने वाली है? और उस भूमिका में प्रधानमंत्री के तौर पर क्या मोदी जी अपने आप को देखते हैं या फिर अचानक
ऐसा कोई डार्क हॉर्स निकलकर सामने आ जाए जो हर किसी को चौंका दे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों जितना भी हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।